हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहन कुमार। मैं बिहार राज्य का रहने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक छात्र हूँ अभी, आप लोगों के जैसे ही। फ्रेंड्स, मैं बचपन से ही लगभग इंग्लिश पढ़ता हूँ। जब मैं 6 क्लास में गया तो 6 क्लास से 9 क्लास तक एक सर थे, भूपेश सर, उसी के पास मैं पढ़ रहा था। 6 से 9 क्लास तक पढ़े। वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश ही पढ़ाए जाते थे सभी सब्जेक्ट, लेकिन मुझे इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छा पसंद आता था पढ़ने के लिए। मैं ज़्यादातर इंग्लिश ही पढ़ता था। लगभग मेरा बेसिक इंग्लिश का वहीं से कंप्लीट हो गया था। बेसिक ट्रांसलेशन एंड जूनियर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सब सर वहीं समझा दिए थे। मेरा बेसिक वहाँ से कंप्लीट था, तो मुझे इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मुझे इंग्लिश पढ़ने में ही अच्छा लगता था, इसलिए वहाँ पे मेरा बेसिक इंग्लिश का बेसिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब मैं 10th में गया, 10th में जाने वाला था, तो 10th में तो सारा किताब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, क्योंकि वहाँ तो एग्ज़ाम में नंबर अच्छा लाना पड़ता है। वो इसलिए मैं वहाँ पे पढ़ाई छोड़ दिया। वो सर का भी, भूपेश सर का भी सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो वो भी जॉब करने लगे और हम भी दूसरा जगह पढ़ने लगे। फिर वो जहाँ हम 10th में गए पढ़ने के लिए, वो स्कूल का नाम है आदर्श पब्लिक स्कूल, जो त्रिशकुंड समोल में है। वहाँ पे सभी सर लोग अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे समझाते थे। तो मैंने सर के कहने अनुसार जो भी पढ़ाते थे वो पढ़े, वैसे उसके अनुसार चले, उन लोगों के साथ चले। तो 10th में जब एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में आया मेरा 406 नंबर। उसके बाद 406 नंबर आया। सभी दोस्त लोग साइंस रख रहे थे, तो हम भी साइंस रख लिए दोस्तों के कहने पर, और मेरा भी मन था साइंस पढ़ने का, तो साइंस रख लिया। जब साइंस तो रख लिया मैं, मगर जब मैं फुरबिसगंज गया, एक शहर है मेरा फुरबिसगंज, वहाँ गया तो 4 दिन रहा मैं। 4 दिन के बाद घर वापस आ गया, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाया था जितना कि वो चाहिए था। वहाँ सर डिमांड कर रहे थे फुरबिसगंज में, इसलिए मैं घर आ गया। मोबाइल ले लिया था पहले उससे, 10th एग्ज़ाम के बाद मैं मोबाइल ले लिया। फिर ऑनलाइन क्लास करना शुरू किया, और ऑनलाइन क्लास से ही बहुत सारे सर है, आप लोग जानते होंगे, साइंस संग्रह चैनल। पहले हिंदी, वो इंग्लिश सिर्फ पढ़ाते थे, हिंदी इंग्लिश मैंने वहाँ से पूरा कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद एक सर थे, मानव सर उसका नाम है, वाईफाई सक्सेस क्लासेस, वहाँ पे सिर्फ वो मैथ पढ़ाते, तो वो मैथ मैंने वहाँ से पूरा कंप्लीट किया। मैथ, हिंदी, इंग्लिश तो मेरा पूरा कंप्लीट था लगभग, अच्छा से सब, यानी पूरा से पूरा बुक ही पढ़ाते थे वो लोग, टॉपिक वाइज टॉपिक। फिर रह गया साइंस में क्या था, केमिस्ट्री और फिजिक्स था। केमिस्ट्री फिजिक्स का कोई टीचर मेरे पास वैसा नहीं था। फिर भी मैं किसी तरह से पढ़ता गया, किसी के वीडियो देखकर। बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे अभी भी, वही किसी से, अनेकों सर से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के मैंने अपना, जब इंटर का एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम दिया, तो उसमें भी मेरा 349 नंबर आया। उसके बाद मैं घर बैठने लगा। जो SSC MTS के एग्ज़ाम दिया तो उसमें अच्छा से तैयारी नहीं कर पाया था, क्योंकि गांव में उतना माहौल नहीं रहता है पढ़ने के लिए, तो मैं भी ठीक उसी तरह से नहीं पढ़ पाया, उतना मेहनत नहीं कर पाया। गांव में कोई काम आता तो काम करने के लिए ज़्यादा अच्छा से नहीं कर पाया। तो इंग्लिश में मेरा सिर्फ 25 नंबर में मेरा सिर्फ 7 या 8 ही नंबर आए थे। 25 में 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आते थे SSC MTS में, वहाँ पे 7 या 8 या 7 नंबर ही आए थे। 7 क्वेश्चन ही सही हुए थे, 7 क्वेश्चन ही सही हुए थे। उसके बाद मैं चला गया कुछ दिनों के लिए चेन्नई काम करने के लिए। तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। मैं चेन्नई में रहता था, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट है। वहाँ पे मैंने 7 से 8 महीना काम किया। मुझे वहाँ के लोग तमिल बोलते हैं, तमिलनाडु स्टेट है, वहाँ पे तमिल बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे, यानी तमिल और इंग्लिश ही बोले जाते हैं। ज़्यादातर लोग तमिल और इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि उसका लैंग्वेज ही तमिल है। वो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, बहुत ही कम लोग हिंदी बोलते हैं, वो भी जो हिंदी वाले क्षेत्र के लोग जाते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए, या कोई काम करने के लिए, या कोई बिजनेस करते हैं, तो वो लोग ही हिंदी बोलते हैं, नहीं तो सभी तमिल बोलते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, तो वो इंग्लिश बोलते हैं।
इसलिए जब मैं वहाँ पे काम करता था, पार्सल पैकिंग का मैं काम करता था, फूड पार्सल पैकिंग, खाना पार्सल पैकिंग करता था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं तमिल नहीं समझता था। इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता था भाषा के तौर पे, भाषा नहीं समझने के कारण बहुत सारा। मगर जो लोग आते थे खाना लेने के लिए, वो लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलते थे। आपस में जो लोग आते थे पढ़े लिखे लोग, ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलते थे, क्योंकि उसका उधर इंग्लिश ही ज़्यादा चलता, इंग्लिश और तमिल। इंग्लिश बोलता था तो इंग्लिश थोड़ा बहुत मैं समझता था, समझता हूँ अभी, समझता था उस वक्त, समझता था भी उस वक्त, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। वो जो बोलता था उसका बात तो मैं समझ लेता था, मगर मैं अपना बात नहीं समझ पाता था, अपना बात नहीं बोल पाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरा इंग्लिश तो लगभग बेसिक भूपेश सर कंप्लीट करा ही चुके हैं। 6 क्लास से 8 क्लास तक मैंने 8-9 क्लास तक इंग्लिश को पढ़ा है, तो क्यों नहीं मैं इंग्लिश को पढ़ना शुरू करूं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज अपना अपना राज्य में ही चलता है, मगर इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो सभी पूरा विश्व में समान रहता है। भले ही उसका बोलने का एक्शन अलग रहता है, लेकिन इंग्लिश समान बोली जाती है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि इंग्लिश को सीखो। तो इंग्लिश सीखने के लिए मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ढूंढना शुरू किया, कौन टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। मैं जॉब के साथ साथ 8 से 9 घंटा में काम करता था, जब भी टाइम मिलता था तो मैं इंग्लिश को सीखना शुरू किया। इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने मास्टर स्टडी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया। 1.5 से 2 महीना लगातार रिकॉर्डिंग क्लासेस में मैं जितना टाइम मिलता था, 1 घंटा क्लास आधा घंटा में फास्ट में कर लेता था। कहने का मतलब मैं कॉन्सेप्ट तो समझ गया, क्योंकि मेरा बेसिक पहले से स्ट्रॉन्ग था, यानी मजबूत था। भूपेश 6 से 8 क्लास तक ही पढ़ा चुके थे, तो इसलिए मैं जो दुगुना स्पीड पर के 2K करके 1 घंटा क्लास होता था तो हम आधा घंटा में उसको देख के ख़त्म कर लेते थे। फिर अपना, क्योंकि रूम में बहुत सारे दोस्त रहते थे, 7 से 8 लोग रहते थे हम लोग, तो वहाँ पे हम अच्छा से पढ़ नहीं पाते थे। और काम करने के बाद, कोई जॉब करने के बाद पढ़ना आसान नहीं होता, आप लोगों को समझ सकते हैं। तो मैं सिर्फ क्लासेस देखते गया। मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जानता था, जो नहीं जानता था तो मास्टर स्टडी से मैंने कंप्लीट किया, मगर मैं प्रैक्टिस नहीं किया। मैं सारा कॉन्सेप्ट जानता हूँ, कौन कैसे होता है, कैसे क्या होता है, कौन सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। मैं हर एक सेंटेंस लगभग बना लेता हूँ, मगर वो बोल नहीं पाता हूँ। थोड़ा बहुत इंग्लिश में अभी बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत रुक कर बोलता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। मैं किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं किया इंग्लिश के, इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। तो इसलिए अभी मैं घर आया तो मुझे लगा कि इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, भाषा है। क्योंकि बिना इंग्लिश के हम सिर्फ जो लोग सिर्फ मजदूरी करना चाहते हैं, या कोई पसीना बहाकर, यानी मजदूरी जो कि पंजाब में होता है, सेलर में होता है, ईंटा उठाना होता है, ऐसे बहुत सारे मेहनत वाला काम होता है, वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है। मगर जो स्टूडेंट अच्छा काम करना चाहते हैं जीवन में, अपने भविष्य में, अपने कामों के नामों की वजह से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यानी इंग्लिश को सीखना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि जब तक हम इंग्लिश नहीं जानेंगे तब तक हमें कोई अच्छा, अगर प्राइवेट जॉब भी हम करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का डिमांड करते हैं। इंग्लिश बोलने आना चाहिए, इंग्लिश लिखने भी आना चाहिए, क्योंकि ईमेल करना होगा या किसी को, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इंग्लिश ही होता है। हमारे घरों में दवाई जो आते हैं, जितने भी बोतल आते हैं, जितने भी प्लास्टिक के कार्टून आते हैं, सभी में इंग्लिश ही रहते हैं। यानी इंग्लिश हमारे चारों तरफ है। भले ही हमारे गांव समाज में इंग्लिश का वैल्यू नहीं है, मगर हम अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे काम करने के लिए या कोई जॉब करने के लिए, तो इंग्लिश का ही बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज बन जाता है, बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि जब हम तमिलनाडु में गए, मैंने अपना बता दिया, अगर किसी और आदमी, कोई और स्टूडेंट जॉब के लिए तेलंगाना जाएंगे, वहाँ पे तेलुगु बोलेंगे। अगर उड़ीसा जाएंगे तो वहाँ पे उड़िया बोलेंगे। तो इसीलिए उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है।
क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अच्छा अपने कामों के नामों से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये रहा मेरा पूरा इंट्रोडक्शन, आप लोगों को बता दिए, क्योंकि ये बताना मेरा फर्ज था। नहीं तो मैं डायरेक्ट आके कुछ बताने लगता तो आप लोग नहीं समझते कुछ। मैं अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तो मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। मैं अभी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ, मगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, क्योंकि मैं 4 से 5 टीचर के पास इंग्लिश पढ़ा हूँ। जब भूपेश सर तो पढ़ा ही चुके हैं इंग्लिश, मेरा बेसिक पहले से कंप्लीट था। उसके बाद मैं SSC MTS का तैयारी किया था, वहाँ भी सर पढ़ाए थे। रोजगार विद अंकित चैनल नाम है, विपिन भाटी सर, वो भी इंग्लिश मेरा वहाँ से भी थोड़ा बहुत कंप्लीट है। उसके बाद मास स्टडी कमलेश सर, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट तैयार है। उसके बाद अभी मैं पूरा ग्रामर का जो होता है CGL लेवल तक का कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ग्रामर के लिए मैं जयदीप सर को फॉलो करता हूँ, अभी वहीं से अपना तैयारी करता हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों, मैं भले ही अभी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, मगर जैसे जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, जो कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊँगा, पहले मैं उसको खुद से 2 घंटा जितना टाइम लगेगा, मैं पहले उसको समझ के अच्छा से जान के आऊँगा, पढ़ के आऊँगा, आप लोगों के सामने समझाऊँगा। क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, मगर आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ। जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जीरो से कुछ नहीं जानते इंग्लिश में, मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी, मुझे पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, क्यों नहीं बोल पाते हैं। मैं एक छात्र हूँ आप लोगों की तरह ही। तो मैं अपना क्लास अब स्टार्ट करूँ क्या? आइए अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ दीजिएगा। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोगों को एक बार और बोल दूँ, जहाँ मुझसे आप लोग भी मुझे बताइएगा कुछ, मैं भी आप लोगों को कुछ बताऊँगा। इसी बात पे एक सर का मेरा लाइन याद आ गया, सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने के लिए तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, चलने के लिए तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी दे तो और बात है। कहने का मतलब, मैं अभी अकेला प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। जैसे मैं कॉन्सेप्ट को कोई बताऊँगा, मैं अभी अकेले हूँ, अकेले मैं खुद से मेहनत यहाँ पे करता हूँ। जो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, जो मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, तो वो कमेंट के ज़रिए आप लोग मुझे भी सिखाइएगा। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जिसको बांटने से ही और बढ़ता है, बल्कि घटता नहीं है और बढ़ जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे डेली कुछ कंसेप्ट लाऊंगा जो कि बिल्कुल जीरो से होगा। जो कुछ नहीं जानते हैं बोलने के लिए, वो भी सीख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक छात्र हूँ, मैं आप लोगों की दोस्त हूँ, बड़े भाई छोटे भाई दोस्त मान सकते हैं। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ। मैं इंग्लिश अभी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, छोटा छोटा सेंटेंस, बड़ा बड़ा भी नहीं बोल पाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा, आप लोग ये कुछ मुझे सिखाइएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके हम वहाँ पब्लिक स्पीकिंग तक पहुँचेंगे। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा बेसिक से पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले बताइए आप लोग, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सब ऑप्शन देते हैं, SUBJECT। इंग्लिश सब्जेक्ट है या LANGUAGE? इंग्लिश सब्जेक्ट है या इंग्लिश एक लैंग्वेज है? तो आप लोग पहले जानते होंगे कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे
हिंदी लैंग्वेज हुआ, हिंदी हमारे क्षेत्र में बोले जाते हैं हिंदी लैंग्वेज, तमिलनाडु में तमिल बोले जाते हैं, तमिल भाषा, तमिल लैंग्वेज, उड़ीसा में उड़िया बोले जाते हैं, उड़िया लैंग्वेज। जैसे उड़िया, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली भाषा होते हैं, ठीक इसी प्रकार इंग्लिश भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मतलब भाषा है। सब्जेक्ट वो होता है जिसको हम सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, भूगोल हुआ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, उसको हम ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज हुआ, कन्नड़ हुआ, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जब ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो कोई भी इंसान कैसे सीखता है, कोई भी लैंग्वेज। आप लोग देखे होंगे, जैसे जो बच्चा जहाँ पे पैदा लेते हैं उसके घर में, गांव में, समाज में उसके माता पिता जैसे बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं वही भाषा बोलने के लिए वो भी सीख जाते हैं। बार बार सुनते सुनते वो भी सीख जाते हैं, यानी बोलने के लिए सीख जाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी वाले क्षेत्र में पैदा हुए थे, हिंदी हम लोग बोलते हैं, समझते हैं। ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु के लोग, जो बच्चे वहाँ तमिलनाडु में पैदा होते हैं वो तमिल बोलते हैं। जो गुजरात में पैदा होते हैं वो गुजराती बोलते हैं, क्योंकि उसका वो मदर टंग होता है, यानी वहाँ पे वो जन्म लेते हैं। उसके माँ पिता उसके गांव में, उसके घर में, जो उसके समाज में रहने वाले लोग जो सिखाते हैं, जो बोलते हैं, जो बताते हैं, वो सीख जाते हैं। इंग्लिश भी एक भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी सुन के सीख गए, ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश भी एक भाषा है जो कि अंग्रेज़ों लोग पढ़ते हैं। इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग और पढ़े लिखे लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, मगर हमारे माहौल में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट, गांव में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, कोई जानता तक भी नहीं, इसलिए हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश को भी सीख सकते हैं, इसका भी कुछ स्ट्रक्चर आता है, नियम आता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जो कैसे हम सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट में, माहौल में, हमारे गांव समाज में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम सुन कर नहीं सीख सकते हैं। सीख जाते हैं अगर कोई बोलता है तो आसपास में, मगर बोलता नहीं है, तो इसलिए हम सुन के नहीं सीख सकते। हमको इसके लिए लिख कर सीखना होगा, क्योंकि कोई नहीं बोलता है तो हम कैसे सुनेंगे। इसके लिए कुछ नियम होता है, नियम स्ट्रक्चर होता है, सूत्र होता है, कैसे कौन सा सेंटेंस को बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो हम बोल के तो नहीं सीख सकते हम लोग, क्योंकि हमारे गांव समाज में नहीं बोले जाते, कोई लोग नहीं जानते। तो इसको हम लोग लिख कर सीख सकते हैं। लिख कर उसको हम फिर हैबिट में, आदत में, लिख के पहले समझेंगे, उसके बाद बोलने का कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो कोई भी लैंग्वेज इंसान कब सीखता है, तो वो सुन के पहले सीख जाता है। तो उसके जब कोई भी बच्चा कहीं पे पैदा लेता है तो उसके मुंह में पहले क्या आता है, साउंड, SOUND, साउंड, यानी आवाज़ आता है। कोई भी बच्चा पहले कुछ सीख कर नहीं आता है, कोई भी भाषा नहीं बोल पाता है, उसके माँ बाप, उसके घर वाले जो समझाते हैं वो सीख जाते हैं। कई बार उसको माता पिता बोलते हैं, ये पापा है, ये दादा है, ये भैया है, ये दादा है, ये दादी है, यानी उसको कई बार बताते हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे बोलने के लिए सीख जाते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसको वहाँ पे हिंदी नहीं जानते, वो लोग डायरेक्ट इंग्लिश में बताते हैं। ये माँ का इंग्लिश होता है मदर, तो इसको मदर बोलो, वो लोग तो मदर बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे भाई का इंग्लिश होता है ब्रदर, तो उसको ब्रदर बोलना शुरू कर देता है। तो वो लोग इंग्लिश में डायरेक्ट, वो वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उसका माहौल इंग्लिश है, इंग्लिश उसका लैंग्वेज है। क्योंकि वो बचपन से ही सुनता है तो वो इंग्लिश सीख जाता है। जैसे हम लोग बचपन से, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग पढ़े भी नहीं हैं, लिखने के लिए नहीं जानते, मगर वो बोलने के लिए जानते, क्योंकि वो सुन के सीख जाता है हिंदी। ठीक इसी प्रकार इंग्लैंड के लोग जो इंग्लिश जानते हैं, जहाँ पे इंग्लिश बोले जाते हैं, वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते मगर इंग्लिश जानते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ लिख कर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे माहौल में इंग्लिश भाषा नहीं है। तो इसके लिए हमने कुछ लिख कर
प्रैक्टिस करना होगा, इसको आदत में लाना होगा, तो हम भी इसको सीख सकते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? साउंड, आवाज़, ध्वनि। जब कोई बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? रोने की आवाज़ या कुछ आवाज़ निकलता है जो कोई समझ भी नहीं सकता। ये साउंड की संख्या कितनी होती है? 44। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की संख्या 44 होती है। ये साउंड को कौन लोग पढ़ते हैं? जो इंग्लिश के सिंगर बनना चाहते हैं, इंग्लिश में गाने के लिए चाहते हैं, जो इंग्लिश के मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल लाइन लिखना चाहते हैं, या इंग्लिश में शायर बनना चाहते हैं, उसी के लिए इस साउंड को पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही फ्लुएंसी लैंग्वेज है, फ्लुएंसी का ख्याल रखा जाता है, उसके लिए साउंड को पढ़ना ज़रूरी होता है। हम लोगों को साउंड को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साउंड होता है, साउंड से जब साउंड निकलता है तो उसके मुंह से धीरे धीरे कोई एक अक्षर निकलता है, उसे साउंड से क्या बनता है? लेटर, LETTER, लेटर, जिसकी संख्या होती है 26। इसको ABCD भी बोलते हैं, ABCD से Z तक लेटर की संख्या कितनी होती है? 26। अगर ये 26 संख्या होती है तो हम यहाँ पे लेटर्स लिखेंगे, यानी प्लुरल में लिखेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे एक से अधिक है, जो भी संख्या एक से अधिक होता है उसको हम प्लुरल में लिखते हैं, प्लुरल नंबर में लिखते हैं। क्योंकि यह एक 26 लेटर से यहाँ पे लिखे 26, तो यहाँ पे हम लेटर नहीं बल्कि लेटर्स लिखेंगे। तो ठीक इसी प्रकार जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट ने, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई साउंड। साउंड कितनी होती है इंग्लिश में? 44। इस साउंड को कौन लोग पढ़ते हैं? जो इंग्लिश के गाना गाने के लिए चाहते हैं, जो इंग्लिश में भाषण या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल लाइन या सिंगर बनना चाहते हैं, वो लोग साउंड को पढ़ते हैं। जैसे लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 26, जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं। टोटल लेटर्स की संख्या 26, जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, 26 अक्षर को। इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में 26 ही ABCD 26 ही अक्षर होते हैं। तो अगर हम इसको रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे, रिटर्न फॉर्म में, यानी लिखते वक्त कहीं पे अगर बुक, कोई किताब या कहीं लिखेंगे तो ये दो तरह से होते हैं। पहला तो होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल LETTER, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 26। कैपिटल लेटर मतलब बड़ी ABCD, AB से Z तक। अगर इसकी संख्या 26 होती है तो हम यहाँ पे S लिखेंगे, क्योंकि एक से अधिक जो रहता है, एक वचन, बहुवचन, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो एक से अधिक होता है उसको, उसमें हम S लगाते हैं, उसको हम प्लुरल नंबर में लिखते हैं। जो एक होता है या एक वचन में होता है उसको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। एक तो होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर, SMALL, स्मॉल, LETTER, स्मॉल लेटर। इसकी भी संख्या 26 होती है, जिसे छोटी ABCD कहते हैं। ABCD से लेके Z तक। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? रिटर्न फॉर्म में, यानी हम लिखेंगे, जो लिखा रहता है उसको हम पढ़ते हैं, तो कितने होते हैं? दो तरह के, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स मतलब बड़ी ABCD, स्मॉल लेटर्स मतलब छोटी ABCD। यह हुआ रिटर्न फॉर्म में। मगर जब हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश भाषा को बोला जाता है, तो उसमें भी उच्चारण में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है वोवेल लेटर, LETTER। वोवेल लेटर की संख्या 5 होती है, तो हम इसमें भी S लगाएंगे, क्योंकि इसकी संख्या 5 होती है। एक और होता है कॉन्सोनेंट लेटर, CONSONANT, कॉन्सोनेंट, LETTERS। कॉन्सोनेंट लेटर, इसकी संख्या कितनी होती है? 19 या 21। हम यहाँ पे 21 लिख देते हैं, और बाद में हम नीचे में लिख देंगे और 21। कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21, वोवेल लेटर्स की संख्या 5। वोवेल लेटर कौन सा होता है? A, E, I, O और U।
इसको हम वोवेल लेटर्स कहते हैं। इसको छोड़ के जो यहाँ पे आता है बी सी डी एफ से जेड तक, इसको हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। ए ई आई ओ यू को वोवेल लेटर कहते हैं, बी सी डी एफ जेड को कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू और वाई को सेमी VOWEL, डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल, डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल भी कहा जाता है। इधर ध्यान दीजिए, वोवेल लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 5। AEIOU। कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको हम डब्ल्यू और वाई को अगर यहाँ पे नहीं लेंगे तो ये 19, डब्ल्यू और वाई 2 सेमी वोवेल। कोई टीचर, मैंने 4-5 टीचर के पास पढ़ा है, कोई टीचर सिर्फ वाई को ही सेमी वोवेल मानते हैं। लेकिन बचपन से ही मैंने पढ़ा है कि डब्ल्यू और वाई दोनों सेमी वोवेल होते हैं, इसलिए डब्ल्यू और वाई को भी सेमी वोवेल कहा जाता है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल भी कहा जाता है। जैसे अब ये वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है? वोवेल लेटर ऐसा लेटर होता है जो किसी के बिना सहायता से निकलते। जैसे हमारे मुंह में जितने भी पार्ट है, लिप, होंठ, दांत, जीभ, ये किसी के टच नहीं होता। यानी कोई शब्द अगर बोलेंगे, जैसे ए हम बोलते हैं तो कोई में टच नहीं होता है। अगर हम बोलेंगे बी बोलते हैं तो ये दोनों लिप टच होता है। जैसे ई बोलते हैं तो डायरेक्ट अंदर से आवाज़ आता है, यहाँ से डायरेक्ट अंदर आता है ई। अगर हम एफ बोलेंगे, एफ बोलते हैं तो ये दोनों सटता है। यानी हिंदी में भी आप लोग पढ़ेंगे होंगे, स्वर वर्ण ये व्यंजन वर्ण होते हैं, जो कि स्वर वर्ण की संख्या, वोवेल लेटर की संख्या 5 होती है। AEIOU, इसको बोलते वक्त सिर्फ अंदर से आवाज़ आएगा। ये जीभ, होंठ, दांत, किसी में जीभ टच नहीं करेगा। ये सबको बोलने में जीभ, होंठ, दांत में बोलते वक्त जीभ टच करेगा। और डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी वोवेल लेटर और कभी कॉन्सोनेंट लेटर, यानी दोनों की तरह ये यूज होते हैं, इसलिए इसको हम वोवेल लेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे वोवेल लेटर की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21, या इसको छोड़ के लिखेंगे तो 19 होती है। ठीक इसी प्रकार जैसे वोवेल लेटर होते हैं, ठीक इसी प्रकार वोवेल लेटर के वोवेल साउंड होते हैं। VOWEL वोवेल, SOUND वोवेल साउंड होते हैं। जैसे वोवेल लेटर के वोवेल साउंड होते हैं, वैसे कॉन्सोनेंट लेटर के भी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इसको हम यहाँ मिटा देते हैं, जगह कम हो रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे। जैसे वोवेल लेटर की वोवेल साउंड होते हैं, इसकी संख्या 20 होती है। और कॉन्सोनेंट लेटर की कॉन्सोनेंट साउंड CONSONANT, कॉन्सोनेंट साउंड SOUND, कॉन्सोनेंट साउंड, इसकी संख्या जब यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, टोटल 44 है, तो यहाँ पे 24 आएगा। मगर कहीं कोई बुक में यहाँ पे 19 लिखा रहता है, यानी वोवेल साउंड की संख्या 19 या 20 होती है। अगर यहाँ पे हम 19 लिए तो यहाँ पे कितना होगा? 25, क्योंकि यह दोनों मिलके 44 होना है। टोटल साउंड कितना है? 44। यहाँ पे अगर हम 20 लिखेंगे तो यहाँ पे हमको 44 लेना होगा। यहाँ पे अगर 19 मानेंगे तो यहाँ पे हमको 25 मानना पड़ेगा। और समझिए, जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से क्या निकलता है? साउंड, जिसकी संख्या टोटल 44 होती है। इस साउंड से क्या बनता है? लेटर, जिसकी संख्या टोटल 26 होती है। ABCD, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। रिटर्न फॉर्म में लिखते वक्त जो लिखा रहता है वो 2 तरह से होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स मतलब बड़ी ABCD, स्मॉल लेटर्स मतलब
छोटी ABCD, ये हुआ लिखते वक्त, लिखा जो रहता है जो पढ़ते हैं। फिर उसको हुआ उच्चारण में जो बोलते हैं, इसमें भी दो तरह से उच्चारण किए जाते हैं, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल लेटर्स की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21। अगर इसको हम दो सेमी वोवेल होते हैं W और Y, अगर उसको छोड़ेंगे तो 19, वो दोनों लगा के 21। जैसे वोवेल लेटर 5 होते हैं, यही 5 वोवेल लेटर के 19 या 20 वोवेल साउंड होते हैं, यही पाँचों लेटर के 20 या 19 वोवेल साउंड होते हैं। ठीक इसी प्रकार यही 21 लेटर के 21 कॉन्सोनेंट लेटर के कॉन्सोनेंट साउंड 24 या 25 होते हैं। आप लोग समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे CAR, इसको क्या पढ़ते हैं? कार, इसको कार पढ़ते हैं। लेकिन CAT, इसको क्या पढ़ते हैं? कैट। आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी A एक ही लेटर है, यहाँ पर भी A एक ही लेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ A का उच्चारण आकार हो गया, कार को आ पढ़े, A को आकार हो गया, यहाँ पे A को उच्चारण क्या हो गया? ए हो गया। जबकि A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है, यहाँ A का उच्चारण आकार हो गया, यहाँ A का उच्चारण ए हो गया। इसलिए हम कहें A का उच्चारण यानी A एक लेटर के कई साउंड होते हैं। जैसे साइकिल, CYCLE, साइकिल, यहाँ पे लिख देते हैं साइकिल। जैसे यहाँ C को क्या उच्चारण कर रहे थे? क, यहाँ का C का उच्चारण था क, यहाँ पर भी C का उच्चारण था क, लेकिन यहाँ C का उच्चारण क्या हो गया? सौ। इसलिए हम कहे ये वोवेल का उदाहरण हो गया, ये कॉन्सोनेंट का हो गया, क्योंकि यह स इसमें आता है, C में कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इसलिए यहाँ C का उच्चारण क हुआ, यहाँ C का उच्चारण स हुआ। इसलिए हम बोले एक लेटर के कई साउंड होते हैं, यानी यही 5 वोवेल लेटर के 20 वोवेल साउंड होते हैं, 20 या 19 वोवेल साउंड होते हैं। 5 वोवेल लेटर के 20 या 19 वोवेल साउंड होते हैं। ये कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट लेटर के 21 कॉन्सोनेंट लेटर के 24 या 25 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे CHAIR, इसको क्या पढ़ते हैं? चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। लेकिन CHEMISTRY, इसको क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। इसका उच्चारण क्या होता है? यहाँ पे इसका उच्चारण क होता है। यहाँ पर भी CH था, यहाँ पर भी CH था। यहाँ CH का उच्चारण तो च हुआ, लेकिन यहाँ पे CH का उच्चारण क्या हो गया? क। इसलिए हम कहे होता है नहीं, यह होता ही है। एक लेटर के कई साउंड होते हैं, जैसे 5 वोवेल लेटर के 20 या 19 वोवेल साउंड होते हैं। फिर 21 कॉन्सोनेंट लेटर के 24 या 25 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। यहाँ तक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। मुझे एक और चीज़ इसमें बताना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे इसको तब तक रब करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। सेमी वोवेल क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि कभी वोवेल लेटर वोवेल साउंड का काम करता है और कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड का काम करता है। यानी W और Y सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल लेटर दोनों की काम करता है W और Y, इसलिए इसको सेमी वोवेल कहते हैं। यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है। W और Y को सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कभी वोवेल लेटर्स का काम करता है, कभी कॉन्सोनेंट लेटर का काम करता है। अब इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे येलो, YELLOW, इसका उच्चारण यहाँ पे येलो होता है, येलो। लेकिन CRY, क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? क्राई।
यहाँ पे वाई का उच्चारण, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। यहाँ पे वाई का उच्चारण य हुआ, य यानी व्यंजन वर्ण होता है। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, अ आ हर्षई दुर्गई पूरा, फिर ए पूरा, अ आ ए स्वर वर्ण होते हैं, और उसके छोड़ के जितना सारा होता है वो व्यंजन वर्ण होते हैं। अभी के लिए ये इतना काफ़ी है, मगर जब आप लोग आगे कोई भी कंपटीशन की लेवल की तैयारी कीजिएगा, एसएससी का कोई एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी और बैंकिंग एनी एग्ज़ाम, यानी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, तो ये यहाँ से आर्टिकल टॉपिक समझ में नहीं आता है। वहाँ पे यही हिंदी वर्णमाला से समझा देता है कि कौन स्वर में कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, तो वहाँ पे अ आ ए का इस्तेमाल किया जाता है, इसी के हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पे अभी है, यहाँ वाई का उच्चारण क्या होता है, य व्यंजन वर्ण। यहाँ वाई का उच्चारण क्या होता है, दीर्घई, जो कि अ आ ए में है, यह स्वर वर्ण होते हैं, यानी वोवेल लेटर का काम करता है, ये कॉन्सोनेंट लेटर का काम करते हैं। यानी यही वाई एक ही है, यहाँ पर भी वाई एक ही लेटर है, दोनों समान लेटर, लेकिन ये व्यंजन वर्ण का काम करता है, ये स्वर वर्ण का काम करता है। इसलिए डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। सेमी वोवेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर दोनों की तरह यूज होते हैं, इसलिए इसको सेमी वोवेल कहते हैं। इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ गए, एक बार फिर इसको शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज टोटल कितनी लैंग्वेज से क्या बनता है, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई साउंड, ध्वनि, आवाज़, जिसकी संख्या 44 होती है। फिर आवाज़ से क्या बनता है, लेटर, अक्षर निकलना शुरू होता है। जब कोई बच्चा बोलना शुरू करता है तो सही से कुछ नहीं बोल पाता है तो लेटर निकलता है, जिसकी संख्या टोटल इंग्लिश में कितनी होती है, 26 ABCD, जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये लिखने में कितने तरह के होते हैं, 2, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर बड़ी ABCD, स्मॉल लेटर छोटी ABCD। ठीक उसी प्रकार जैसे लिखने में ये होता है, ठीक इसी प्रकार इसको बोलने में होता है। या वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, वोवेल लेटर की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 19 या 21 होती है। अगर हम डब्ल्यू और वाई को जोड़ के लिख दिए यहाँ पे 21, क्योंकि हमको ये भी समझाना था साउंड, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 21 लिख दिए। यहाँ पे लिख दिए डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे 5 वोवेल लेटर के 20 या 19 वोवेल साउंड होते हैं, मैंने यहाँ पे प्रूव्ड किया कुछ एग्जांपल देके। ठीक इसी प्रकार कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21 होती है डब्ल्यू और वाई को मिला के, तो यही 21 लेटर के 24 या 25 साउंड होते हैं। यहाँ तक अब लेटर्स के बारे में इतना जानकारी काफ़ी था, अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम रब कर रहे हैं। आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं, ताकि मैं और भी अपना बेहतर से क्लास ले पाऊँ। आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, नहीं तो अभी नहीं नोट कीजिएगा तो बाद में भूल जाइएगा, इसलिए नोट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेटर्स के बारे में उतना जानकारी काफ़ी था। अब इससे जैसे इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट में इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से क्या निकलता है, साउंड, साउंड की संख्या 44। फिर साउंड से क्या बनता है, लेटर। जितना सारा जानकारी था लेटर्स के बारे में जो जानना ज़रूरी था वो हम यहाँ पे बता चुके हैं। अब कई लेटर्स के मिलने से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। वर्ड जैसे एग्जांपल लीजिए इसका, जैसे BOO के बुक, PEN पेन, मेरा नाम मोहन है, MOHAN मोहन, चेयर CHAIR चेयर, ऐसे अनेक सारे ETC। देखिए बी भी एक यही 26 ABCD में से भी एक है, वो भी एक इसी में से, के भी एक इसी में से है। यानी हम यहाँ पे कई लेटर्स यानी 4 लेटर्स के मिलने से, वो डबल है, 3 लेटर्स के मिलने से एक वर्ड बना। यहाँ पर भी PEN 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, 3 लेटर्स के मिलने से एक वर्ड बना। यहाँ पे 5 लेटर के मिलने से एक वर्ड बना, CHAIR चेयर। यहाँ पर भी 5 लेटर के मिलने से एक वर्ड बना। जैसे C भी एक इसी में से एक लेटर है, H भी एक इसी में से एक लेटर है, A भी एक इसी में से एक लेटर है, I भी एक इसी में से एक लेटर है, R भी एक इसी में से, ABCD 26 ABCD में से एक लेटर है। यहाँ पे कितना 5 लेटर मिलके 5 लेटर्स मिलके एक वर्ड बन गया। वो भी वर्ड कैसा होना चाहिए,
जिसका फुल मीनिंग हो, मीनिंग फुल हो। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं MEANING, मीनिंग फुल होना चाहिए। वही क्या होगा, एक वर्ड होगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे OKBO ऐसे नहीं लिख सकते, ENP नहीं लिख सकते हैं, मोहन को NAHMO नहीं लिख सकते हैं। जैसे चेयर है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, RIAHC, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं होता है। बुक को हम ऐसे ही लिखेंगे, पेन को हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग होता है। मोहन को ऐसे लिखेंगे, चेयर को ऐसे लिखेंगे, इसका फुल मीनिंग है, मीनिंग प्रॉपर यानी सेंस है। लेकिन इसका AKBO कुछ नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है मगर इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ENP ये भी कोई वर्ड नहीं होता है। NHMO NHMO अब तक कोई तो वर्ड नहीं होता है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे, ये कोई वर्ड नहीं है। वर्ड कैसा होना चाहिए, जिसका फुल मीनिंग हो, मीनिंग फुल होना चाहिए। यह एक वर्ड होता है, यह एक वर्ड नहीं है। वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐसा होना चाहिए, यानी एक से अधिक लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। वो भी कैसा लेटर मिलना चाहिए, जिसका फुल मीनिंग हो, कुछ सेंस हो, उसी को हम वर्ड बोलेंगे। जैसे कई लेटर्स के मिलने से एक वर्ड बना, यहाँ मैंने समझा दिया। ही वर्ड से यहाँ से जन्म होता है वर्ड मीनिंग का, वोकैबुलरी का, वोकैब का, हिंदी से इंग्लिश का। जैसे चेयर आप लोग जानते हैं, चेयर मीन्स कुर्सी होता है, पेन मीन्स कलम होता है, बुक मीन्स किताब होता है, ये आप लोग जानते हैं। यही से जन्म होता है वर्ड मीनिंग का। वर्ड मीनिंग को जब तक हम वर्ड मीनिंग किसी हिंदी शब्द का इंग्लिश वर्ड नहीं जानेंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे अच्छे से। इसलिए कोशिश करूँगा कि वर्ड का एक प्रॉपर वीडियो अलग से आए, सिर्फ वर्ड मीनिंग का। वर्ड मीनिंग का कॉन्सेप्ट का तो डेली आएगा ही, पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट का तो आएगा। वर्ड मीनिंग का भी मैं कोशिश करूँगा जो वर्ड मीनिंग का भी एक वीडियो डेली आए। कॉन्सेप्ट का डेली आएगा, वर्ड मीनिंग का भी डेली, क्योंकि जब तक हम किसी वर्ड का हिंदी शब्द का इंग्लिश शब्द नहीं जानेंगे तब तक हम इंग्लिश सही नहीं बोल पाएंगे। ये तो आसान सब है, सभी को पता है, लेकिन जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, एवरीडे वोकैबुलरी यानी हर दिन जो यूज होने वाले होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। कोई एक उसके लिए कोई एक क्लास अलग से लगेगा नहीं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाए। जैसे यहाँ पे कई लेटर्स के मिलने से एक वर्ड बनता है, ठीक इसी प्रकार कई वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है, SENTENCE। कई वर्ड के मिलने से एक सेंटेंस बनता है। जैसे ही इज GOING गोइंग टू PATNA, ही इज गोइंग टू पटना। जैसे ही यहाँ पे प्रोनाउन का काम करता है, ही भी एक वर्ड है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज भी एक वर्ड है, गोइंग एक मैन वर्ब है, यह भी एक वर्ड है, टू एक प्रीपोजिशन है, यह भी एक वर्ड है, पटना भी एक जगह है, नाउन है, यह भी एक वर्ड है। यानी एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड और पांच वर्ड के मिलने से यह एक सेंटेंस बना। यानी एक से अधिक वर्ड के मिलने से यह एक सेंटेंस बन गया। ये प्रोनाउन का काम करता है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूस है, यह टू प्रीपोजिशन है, यह पटना नाउन है जो कि अभी ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये अभी लिखे किसी को समझ में आया होगा, जो जानते होंगे, जिसको समझ में नहीं आया है हम इसी को पढ़ेंगे, कैसे क्या बनता है, कैसे, इसी को 35 से 40 दिन लगेंगे हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए, इसी को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम वर्ड को AKBOENPRIAHC ऐसे हम नहीं लिख सकते थे, जिसका फुल मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग फुल होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, टू पटना PATNA पटना GOING गोइंग इज ही, इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, यह एक कोई स्ट्रक्चर पे नहीं है।
इसलिए यह भी एक गलत है। जैसे यहाँ पे हम इसको वर्ड को हम यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे सेंटेंस को भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका नियम, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई भी इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या है। इसलिए यह एक वर्ड, यह एक सेंटेंस नहीं है, यानी यह सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस यह है, ही इज गोइंग टू पटना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सेंटेंस बनता है, कैसे कौन सा हिंदी के शब्द को इंग्लिश में बोला जाता है। इसी को पढ़ने में 35 से 40 दिन लगेंगे। तो ये ऐसे ही बनता है, ये गलत है। तो इसका भी हम यहाँ पे लिख देते हैं फुल मीनिंग फुल, FULMEANING, मीनिंग फुल होना चाहिए इसका भी, तभी कोई एक सेंटेंस होगा। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पे लिख देंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद जैसे कई लेटर्स के मिलने से एक वर्ड बनता है, कई वर्ड के मिलने से एक सेंटेंस बनता है, ठीक इसी प्रकार कई सेंटेंस के मिलने से एक स्पीच, SPEECH, स्पीच या PARAGRAPH पैराग्राफ बनता है, स्पीच या पैराग्राफ बनता है। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। और स्पीच या पैराग्राफ आप लोग देखे होंगे, छोटा सा सेंटेंस जो रहता है, छोटा वाक्य को पैराग्राफ बोलते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे स्पीच, उसी को स्पीच या पैराग्राफ बोलते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक SPEAKING, पब्लिक स्पीकिंग। हमें अभी यहाँ तक पहुँचना है, इसी को हम ये भी बोल सकते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से किए थे, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमको पहुँचना है। जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गए वो ये दोनों खुद से कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस करके। जितना प्रैक्टिस, यहाँ के बाद सिर्फ प्रैक्टिस और माहौल की ज़रूरत पड़ता है, यानी बोलने की, जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक मैं थोड़ा बहुत अभी सेंटेंस बना लेता हूँ, हिंदी जो होता है उसको इंग्लिश कर लेता हूँ, मगर मैंने जो प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि मेरे पास वैसे उतना टाइम नहीं था, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए मैं भी अभी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, छोटा छोटा सेंटेंस, मगर पूरा जो होता है पूरा नहीं बोल पाता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? साउंड, जिसकी संख्या 44 होती है। 44। ये साउंड को कौन पढ़ते हैं? जो इंग्लिश के सिंगर बनना चाहते हैं, इंग्लिश शायर बनना चाहते हैं, वो लोग साउंड को पढ़ते हैं। इंग्लिश फिर साउंड से क्या आता है? लेटर, जिसकी संख्या 26 होती है, जिसे अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं। फिर यही कई लेटर के मिलने से एक वर्ड बनता है। वर्ड भी कैसा होना चाहिए? जिसका फुल मीनिंग हो। फिर कई वर्ड के मिलने से एक सेंटेंस बनता है। ही इज गोइंग टू पटना, या यानी वह पटना जा रहा है। इसको हम टू पटना गोइंग इज ही नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यह गलत है। अब इसी पे हम लोग 35 से 40 दिन तक पढ़ेंगे। उसके बाद स्पीच और पैराग्राफ आप खुद भी कर सकते हैं, और मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके साथ साथ मैं ये सब भी थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ, थोड़ा बहुत, ए लिटिल बिट आई बोल लेता हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश ए लिटिल बिट। या तो अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आज का मेरा ये पहला क्लास था आप लोगों के साथ। मैं कभी मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट्स ही हूँ। जितना सारा मेरा नॉलेज था, ज्ञान था, जितने 4-5 टीचर के पास मैंने पढ़ा था, सभी का दिमाग अलग तरह के होते हैं। मैंने सबका जो एक्सपीरियंस था, सबका लेके जो मुझे अच्छा लगा, यानी सबसे लेके मैं जो जैसे मुझे समझाने का तरीका अच्छा लगा, वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी आप लोग कमेंट में कुछ ऐसा शब्द बताइएगा जो कि मैं भी नहीं जानता हूँ,
मेरा भी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग यानी वर्ड मीनिंग पार्ट बहुत ही वीक है, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। मगर मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मैं भी आप लोगों के दोस्त की तरह हूँ, आप लोगों के ही जैसे हूँ, नहीं बोल पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि कहाँ पे क्या गलती होता है, क्यों नहीं बोल पाते हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। मेरे साथ साथ मैं आप लोगों से काम करवाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, जो मैं सीखूंगा वही आप लोग को सिखाऊंगा, और आप लोग भी मुझे कमेंट के ज़रिए सिखाने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं और दूसरा क्लास में, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।